नमस्कार दोस्तों, मौलिक अधिकार ये टॉपिक अब हम देख लेते हैं। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें समस्त तमाम जहाँ से प्रश्न आ सकता है वो देखो। मौलिक 3 नाम है ना, 1 2 3, तो संविधान के भाग 3 में है ये। कर्तव्य 4 अक्षर है, भाग 4 में है। ठीक है, से याद रखना ट्रिक से। 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो हम नेहरू रिपोर्ट की बात की थी पहले, उस नेहरू समिति ने अधिकारों को लेकर एक घोषणा पत्र की भी मांग उठाई थी। मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। एक चीज़ और याद रखना, 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसमें भी मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। सरदार पटेल जो है उसके अध्यक्ष थे, सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। आपको याद होगा पहले 7 अधिकार थे, एक को हटा दिया गया। इसका मतलब संसद जो है वो संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है। सरकार का कोई भी अंग जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। मान लीजिए हमारी मूल अधिकारों का हनन होता हो तो हमारी रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। यह नहीं कि स्वतंत्रता है तो हम कुछ भी कह देंगे। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अगर सरकार को लगे कि ये उचित प्रतिबंध जरूरी है तो लगाया जा सकता है। मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की विधानसभाओं को देखो, यहाँ से क्वेश्चन जैसे 4 ऑप्शन 4 फैक्ट दे दिए कि कौन सा गलत है। तो राज्य की विधानसभाओं को कोई विधि बनाने का अधिकार नहीं है। यानी जो मूल अधिकार है ना, उनको लेकर राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, केंद्र को ही अधिकार है। यह केवल संसद को, भारतीय संसद को ही अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, सभी जानते हैं इस बात को। और 44वां संविधान संशोधन 4 और 4 8 यानी 1978 में ये हुआ था। उस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यानी मूल अधिकार से हटा दिया गया और केवल कानूनी अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 क है ना, 300 क, और पहले ही अनुच्छेद 31 में था। मूल अधिकार तो हटाकर और कानूनी अधिकार बना दिया है। इस प्रकार से अब मूल अधिकार 6 हो गए हैं। अब 6 कौन कौन से हैं हम बात करेंगे। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लिखित है। अब आ जाता है सबसे पहले समता या समानता का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से 18, 12 और 13 में बस वो वर्णन है। फिर संविधान ये अधिकार 14 से 18 तक है। तो एक तो जैसे कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी समान है, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी बराबर लागू होता है कानून सब पर। कानून का सभी को समान संरक्षण भी है, कानून सभी की रक्षा भी करेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग यानी महिला पुरुष या जन्म स्थान, उसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये एक समानता है, अनुच्छेद 15। उसके अलावा दुकान है, होटल है, कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है, ऐसे जो सार्वजनिक स्थल है उनमें प्रवेश की क्षमता है। कोई भी व्यक्ति को जाति या धर्म या किसी आधार पे रोका नहीं जाएगा। तो ये बात हो गई 15 की। अब 15 में ही सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग यानी जो जनरल कैटेगरी है और पैसे की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, यानी सभी शिक्षण संस्थाओं में केवल अल्पसंख्यकों के लिए, जो मुस्लिम, जैन आदि के लिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था करेगी। ये भी जो है समानता के अधिकार में डाल दिया। अब आप सोचेंगे कि ये समानता कैसे, आरक्षण तो शायद असमानता होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पिछड़े हुए हैं
उनको समान लाने के लिए, बराबर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जिसमें शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से पिछड़ों को, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको EWS के रूप में आरक्षण दिया गया, जो अनुच्छेद 15 में 6 में डाला गया है समता में। रोजगार में अवसर, रोजगार में भी किसी आधार पर कि भाई ये महिला है, ये पुरुष है, ये इस जाति का है, ये इस राज्य का है, इस आधार पे नहीं होगी भेदभाव, समानता रहेगी। ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? तो देखो, अब आप सोचेंगे कि इसमें याद क्या रखें। एक तो 103वां याद रख लेना, एक 14 से 18 आप याद रख लेना कि 14 से 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है। 14 में क्या कहा गया है वो याद रख लेना, 14 वाली बात। ठीक है, जैसे कानून के समक्ष। 15 में क्या कहा गया है मोटे तौर पे याद रख लेना कि जैसे EWS वाला है 15 में, यानी एक कोई कीवर्ड है ना, पॉइंट, वो याद रख लिया करो। 16 में भी EWS का है। ठीक है। और उसके बाद में 17 ये प्रश्न पूछा जाता है छुआछूत का अंत, क्योंकि छुआछूत तो समानता थोड़ी हुई, बात समानता की है तो सभी समान है। तो छुआछूत का अंत तो ये 17 में है। इसकी एक ट्रिक है 17 पे खतरा। कैसे? अगर आप छुआछूत करेंगे तो कानून आपको जेल में डाल सकता है, तो ऐसे ट्रिक से याद रखें। उपाधियों का अंत ये 18 में, तो ये देखो ऊ 18 बनती है, इसको 18 कर दो। ठीक है, उपाधियों का अंत। तो 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद जो है वो कहते हैं कि समानता है भारत के नागरिकों में। वहाँ पर विरोधाभास भी लगेगा कि किसी को समान बनाने के लिए, बराबर लाने के लिए उसका संरक्षण भी ज़रूरी है। तो ये बात आपको याद हो गई होगी। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है 19 से 22 है, 19, 20, 21, 22। कई बार मोटे तौर पर ये भी याद रखना ज़रूरी होता है। आप अंदर वाले तो कंटेस्ट कर लेते हैं, परीक्षा में इजी प्रश्न आ जाता है और वहाँ पर हम मात खा जाते हैं, होता भी है ऐसा, आपने देखा होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 19, भाषण और अभिव्यक्ति ये भी 19। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है। अब इसी में भाषण में ही आ जाता है पत्रकारिता का जो है ना, वो भी इसी में ही आ जाता है 19 में ही, 19A है शायद। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने, सभा करने, संगठित होने, संघ बनाने, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने, 97वां संशोधन 2011 द्वारा कोऑपरेटिव शब्द जोड़ा गया। अब ये एक नई बात है, 97वें संशोधन में कोऑपरेटिव यानी सहकारी, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, तो ये सब 19, 20, 21, 22 उसमें है। भारत में कहीं भी आना जाना, किसी भी विषय में बसना, पहले वो जम्मू कश्मीर का इसमें आता था कोष्टक में उसको छोड़कर, मगर अब वो भी नहीं है। कोई भी पैसा, काम, धंधा, व्यापार करने, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20, कि भाई दोष सिद्ध नहीं हो जाए, आरोप तो किसी पर भी लगा दिया, दोष सिद्ध नहीं होगा तो उसकी रक्षा होनी चाहिए ना। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता, ये याद रखना है कि जीवन की रक्षा और देह की स्वतंत्रता, कि भाई क्या पहने क्या खाएं, ये अनुच्छेद 21 में है। 21 में ही शिक्षा का अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट है, जोड़ दिया गया था 21A में 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। इसको भी आप याद रखना अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार अनुच्छेद 22, मतलब सजा पाया हुआ है उसका भी अधिकार। आप देखते हैं ना कि जेल में फिर भी वो पढ़ाई कर लेता है तो एग्ज़ाम भी दे देता है, तो इस प्रकार के कुछ अधिकार। तो ये हो गए स्वतंत्रता। तो पहले आया समानता पूरा से, उसके बाद में आया आधा से स्वतंत्रता से, ठीक है। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोध का मतलब होता है रिसर्च, तो आधा से शोध, ये 4 आपको याद रह जाएंगे। 14 से 18, 4 4 दूनी 8, ठीक है। 14 से 18 ये याद रखने का तरीका है। 19 से 22, 19 से 22, ये फिर 23, 24। तो शोषण के विरुद्ध, किसी का भी शोषण होता है तो ये थोड़ी कि शोषण होता ही रहेगा। फिर भारत में आज़ादी का मतलब क्या हुआ, संविधान क्या कार्य करेगा। तो 23 और 24 ये कहते हैं कि मानव का दुर्व्यापार हो, अगर बेचने का, या फिर बंधुआ मजदूरी हो। बंधुआ मजदूरी का मतलब कि किसी में उधार पैसे हैं, फिर वो चुकाने के बदले उससे ज़िंदगी भर काम करवाते रहो या उसके संतानों से करवाते रहो फ्री फोगट में,
तो वो बंधुआ मजदूरी जो उस पर रोक, जिसको बेगार भी बोलते हैं, जोखिम वाले काम है उसमें बच्चों से मजदूरी पर रोक, कारखानों में और में, तो शोषण ही तो होता है बच्चों का। यहाँ पर भी मजदूरी में शोषण होता है। मानव का व्यापार किया जा रहा है किसी भी प्रकार से, वो भी शोषण ही है। तो इनसे 23 और 24 जो है रक्षा के लिए सरकार कानून बनाती है, बना रखे हैं। वहाँ पर भी कुछ नहीं हो तो फिर कोर्ट जो है वो रक्षा करता है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, इसकी भी एक याद रखने की ट्रिक है। आप याद रखते हो कि ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम कब तक होता है? 25। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता है 25 से 50। तो वहाँ पे गृहस्थ में आने के बाद में वो धर्म का पालन करता है ऐसे। तो ये आप ट्रिक याद रख लेना, 25 से 28 धर्म, ठीक है, धार्मिक 25 से शुरू हो जाएगा। तो आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, कि आप किस में आस्था रखो, नहीं रखो, प्रार्थना करो, नहीं करो, आपकी आज़ादी है, ठीक है। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, अभिवृद्धि के लिए कोई धर्म है उसका विकास करना है तो उसके लिए जैसे वो चंदा वगैरह लेते हैं ना। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, जैसे धार्मिक शिक्षा दी जाओ, उपासना वगैरह की जाए, कोई मठ हो, मदरसा हो, मंदिर हो, तो उसमें भी स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म की शिक्षा दे रहा है, दो, ठीक है। अब है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये 29 और 30, सांस्कृतिक और शैक्षिक। तो आज पूरा सह, आधा सह, फिर शोषण और फिर दह, शोध, धार्मिक स्वतंत्रता 4 हो गए। फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक 29 और 30। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति, अल्पसंख्यक है, उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति है, उनको अपनी रक्षा करने का अधिकार है। और अब रक्षा कैसे करेंगे? जब वो संस्थाएं स्थापित करेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। फिर असंवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे मान लो अधिकार तो दे दिए, अब अधिकार का अगर पालन नहीं हो रहा है तो फिर उसकी रक्षा के लिए भी अधिकार होना ज़रूरी है। तो यह है संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32। संविधान के अधिकारों की आत्मा का है ना, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। देखो कानून में क्या होता है, बात लिखी रहती है कि ये अधिकार भी एक अधिकार है कि आप जा सकते हैं, नहीं तो कहते नहीं भाई आप नहीं जा सकते। तो ये 32 में है। यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ध्यान रखना, उच्च न्यायालय भी है। आप सोचो कि केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा, नहीं, इतने सारे नागरिक फिर सर्वोच्च न्यायालय कैसे पहुंच पाएंगे। तो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय भी 5 जो रिट है वो जारी कर सकता है। अब मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 की बात आई, क्या है पता, याद आया ना आपको? 14, 15, 16 यानी समानता वाला। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। समझ गए ना कि आरक्षण का प्रावधान। अब आप कह दो कि नहीं भाई समानता है तो इसमें आरक्षण लागू नहीं होगा, इससे तो समानता खत्म होती है, कोई ये कह दे। तो इसका इन्होंने क्या कहा है कि मान लो किसी वर्ग का, जैसे मान लो पिछड़ा हुआ वर्ग है, कमज़ोर तबका है, जिनका प्रतिनिधित्व है सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं तो उनके लोग आए ही नहीं, तो नहीं आए तो उनको आरक्षण देंगे तभी वो आ पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं आ पाएंगे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 16 में ये बात कही गई है 4 में कि आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। स्वतंत्रता के संबंध में अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका क्या अर्थ हुआ? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे तो आपकी आज़ादी है नहीं, आप जा रहे हैं बाजार, पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर क्या आज़ादी हुई? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें आ जाता है। अब मान लो गिरफ्तार कर लिया तो भी वो कुछ तो कानूनी सलाह तो लेगा ना, तो वो वकील करने का अधिकार है, वकील से सलाह ले सकता है। दूसरी बात, पुलिस पकड़ भी ले तो भी 24 घंटे के अंदर उसको न्यायाधीश के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त
और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने जीवन के अधिकार के अंतर्गत आश्रय व आजीविका का अधिकार भी माना है। यानी आश्रय ले सको, रह सको, झोंपड़ी बना के, घर बना के, और आजीविका, भाई आप कुछ रोजी रोटी तो करेंगे ही, तो रोजी रोटी भी उसकी नहीं जानी चाहिए, ये भी उसका ध्यान रखा जाए किसी भी व्यक्ति का। तो ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमा में ये फैसला दिया गया। तो थोड़ी नज़र आप इस पर भी डाल लेना, ऑप्शन में आता है तो आप समझ जाओगे, कर दोगे। निवारक नज़रबंदी क्या होती है कि उस व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है कि वो बाहर नहीं निकले पब्लिकली। तो यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति ऐसे बयान दे देते हैं पब्लिकली, विशेषकर कुछ नेता विशेष जो लोग हैं वो ऐसा खतरनाक बयान दे देते हैं, तो लगता है कि अब खतरा हो सकता है, तो उसे सरकार बंदी बना सकती है। उसे कहते हैं निवारक नज़रबंदी, मतलब निवारण करने के लिए उसको नज़रबंद किया है। जैसा आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को ऐसा किया गया, तो ये अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकता है। 3 महीने के बाद भी लगे कि खतरा है तो फिर एक सलाहकार बोर्ड से सलाह लेनी पड़ेगी। अब वो जो आरोपी है उसका भी अधिकार है। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है कि मान लो आरोपी है, हो सकता है ना कि उस पर झूठा आरोप लग गया हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है ईर्ष्यावश लगा दिया हो, तो उसके भी अधिकार नहीं, तो फिर आरोप लगाया हो तो गया काम से। तो इसमें क्या है कि एक तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एक अपराध किया और बेचारा 2 बार सज़ा दे दी, ऐसा नहीं होगा। किसी भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। मान लो कानून लागू हुआ है, जैसे प्लास्टिक की थैली है, उस पर अब कठोर कानून लागू हो गया। अब जब से कानून लागू हुआ है ना, तब उसके बाद उल्लंघन होने पर वो सज़ा मिलेगी। पुरानी बात के लिए पुराना कानून ही रहेगा। यानी कानून जब से लागू होता है ना नया, उसी तारीख से, ये नहीं है कि उसको पहले से भी उसके लिए उसको दोषी मान लेंगे। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। जैसे गवाह मांगते हैं ना कि भाई आपने काम किया बताओ ये, तो वो उसको खुद को नहीं कहेंगे तू खुद ही बता, तो दूसरे जो है वो गवाह है। अब हालांकि देखो इसमें भी कई बार झूठे गवाह हो जाते हैं, गवाह खरीद लिए जाते हैं, कई बार गवाह है पलट जाते हैं, बयान बदल देते हैं, वो कई पेचीदगी चीज़ें हैं। मगर कोशिश ये रहती है संविधान की ओर से कि उपाय हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलो आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है बताना। इसके अंतर्गत हर नागरिक को अधिकार प्राप्त है, किसमें, उपचारों का अधिकार वाले में, कि वह अपना इलाज उपचार ले सकें। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो सीधे उच्च न्यायालय में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय फिर क्या करता है, आदेश जारी करता है, और उस आदेश को कहते हैं प्रादेश, यानी एक कंप्लीट ऑर्डर या फिर रिट जारी करता है 5। तो यह आप याद रखना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जिसको बंदी बना लिया गया है उसको प्रत्यक्ष लेकर आओ, कोर्ट कहते हैं कि हमारे सामने लाओ उसको जेल से निकाल के। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। फिर उससे पूछता है भाई बता क्या समस्या हुई तुम्हारे साथ, क्यों बंदी बना रखा है तुम्हें, अपनी बात बताने का मौका। परम आदेश, मतलब ये एक परम आदेश है, ऊपर से आदेश है। कैसा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, मतलब कोई अधिकारी है, IAS RAS ने कोई अधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर और उससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो फिर कोर्ट ये कह सकता है कि भाई अधिकारी जी ये क्या हो रहा है, इसको आप रोको, ठीक है। निषेध या प्रतिषेध, ये नाम भी आता है, प्रतिषेध, तो निषेध मनाही। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करे, किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपरी अदालत उसे रोक सकती है, ठीक है। जैसे मान लो निचली अदालत है, उसको राज्य वाले उस न्यायालय से लगता है तो उच्चतम न्यायालय उसको रोक सकता है कि नहीं आप रुको, आपको हम मना कर देते हैं, हम सुनेंगे इस मामले को, इस तरह से।
फिर है अधिकार परीक्षा। ये कब होता है? जब उनको लगता है कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और उनसे जो है वो बात समझ में नहीं आ रही है, तब अधिकार परीक्षा। परीक्षा मतलब पूछना कि भाई किस अधिकार से, कैसे, यहाँ कैसे। तो कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे उस कार्य पर करने से रोक सकता है कि अरे भाई आपका तो अधिकार ही नहीं है, आप कैसे बैठे हो यहाँ इस पद पे। तो ये, और उत्प्रेषण, तो प्रेषण यानी भेजना, उत यानी ऊपर की ओर कि इधर आने दो, आपके बस की बात नहीं है, ऊपर भेजो। तो जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है, तब वो कहते हैं कि भाई बिना अधिकार के आप काम कर रहे हो, ऐसे कैसे। तो अधिकारी न्यायालय को हस्तांतरित कर देता है। तो ये न्यायालय से संबंधित मामला था। अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगली क्लास में, मौलिक कर्तव्य और उद्देशिका प्रस्तावना, उससे जुड़ा हुआ 15-15 मिनट के ये रिवीजन क्लासें चल रही है, जो कि जीट के लिए और आगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।